हाय फ्रेंड्स, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे बहुत वो टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा नाम या फिर कौन सा उपनाम या उपाधि किस कवि को दी गई है। तो हम इसी को आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करेंगे और समझेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, ये अक्सर सबकी लाइफ में होता है। और जो कुछ बड़ा सोचते हैं तो उनको अक्सर सुनने को मिल जाता है। कहते हैं ना, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो उस समय क्या रहता है, हमें एक हमारे अंदर जुनून सा आ जाता है कि हमें इस काम को करना है और इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें उस समय नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते, तो उस समय उससे लड़ाई मत करिए। बस उसका जवाब समय को देने दीजिए। तो इसी के साथ हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। प्रमुख रचनाकार, प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियां। यहाँ पे पहला जो नाम है, इनको क्या उपाधि मिली थी या क्या उपनाम था? पहले हैं हमारे विद्यापति। विद्यापति जो कि आदिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। और इनकी जो भाषा, ये भाषा थी अवहट्ट। और ये क्या कहते हैं, भाषा को प्रमुखता देते हैं कि हमारे जो खुद की भाषा होती है वो उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनकी जो उपाधि थी क्या थी? कवि शेखर। अब इनकी बहुत सारी उपाधियां थी, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि इसी से मिलती जुलती उपाधि किसी और को भी दे दी जाती है। तो इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। विद्यापति में से विद्या को निकाल लेते हैं। जिसके पास विद्या है वो क्या है? कवि है। और शेखर, जिसके पास विद्या है वही तो कवि बन सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो पढ़ा लिखा नहीं और कवि बन जाएगा, उसकी कविताएं छपने लगेंगी। जब वो पढ़ेगा लिखेगा, विद्या रहेगी, तभी तो कवि बनेगा। तो विद्या विद्यापति को कौन सी उपाधि मिली? कवि शेखर। और जिसके पास विद्या वही क्या है? दस अवधान, दशा अवधान। उसी के पास सारे लोग जाएंगे, वही क्या है? दशा अवधान है। और जिसके पास विद्या है वही उसी के अंदर से कंठ फूट के, जो हमारी अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं भी क्या होता है, हम बोल सकते हैं। तो वही कवि कंठाहार। जिसके पास विद्या है उसी के पास कंठ है, वही कंठ से बोल सकता है, अपनी बातों को अच्छी तरीके से प्रकट कर सकता है। इसके बाद है पंचानन। वही क्या है? पंचानन भी है। और अभिनव जयदेव। जिसके पास विद्या है वही क्या कर लेगा? अभिनय कर लेगा। वही अच्छे से अभिनय कर सकता है। तो वही अभिनव जयदेव। फिर क्या है? विद्या कोकिल, मैथिल कोकिल। इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। इनकी एक रचना है पदावली। इनकी कौन सी रचना है? पदावली। जिसकी भाषा क्या है? मैथिली है। जिसकी भाषा क्या है? मैथिली है। हम सभी को पता होना चाहिए कि जो बिहारी भाषा है उसी की बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। उसी की बोलियां क्या है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो ये जो पदावली रचना है उसकी भाषा मैथिली है, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। जिसकी वजह से क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। और विद्यापति की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से तीन बहुत पूछा जाता है। एक है कीर्तिलता, कीर्तिलता। दूसरी है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। एक और हम देख लेते, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और एक पदावली। ये तीनों रचनाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों की भाषा अगर पूछे तो हम क्या बताएंगे? अवहट्ट। इनकी भाषा क्या है? अवहट्ट है। और इनमें क्या है? कीर्तिलता में किसका वर्णन है?
कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। कीर्ति पताका में शिव सिंह है, उनका वर्णन है। और कीर्ति लता में भी किसी का वर्णन है, अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको याद रखना। और इनकी संस्कृत में भी कुछ रचनाएं हैं, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। अब है कौन? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लीजिए। अब्दुल हसन किसे कहा गया? अब्दुल हसन को किसकी उपाधि दी गई? तो अमीर खुसरो। ऐसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? आप लोग याद रखना, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अब्दुल हसन था। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जो अमीर होते हैं, आप लोग याद रखना, जो हमारी ट्रिक है वो उसका संबंध किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बस याद करवाने के लिए, उसको इजी करने के लिए मैं खुद की तरफ से कोशिश कर रही हूँ। अब्दुल हसन किसका मूल नाम है? अमीर खुसरो का। जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा हो, वो क्या करते रहते हैं? हंसते रहते हैं ना। जिसके पास पैसा है उसके पास कोई दुख ही नहीं, समझ लो, हंसता रहता है। और जिसके पास पैसा नहीं है, अमीर नहीं है, वो सोचता रहता है कि कैसे क्या करके अपनी घर गृहस्थी को चलाए। इसके बाद है स्वयंभू। स्वयंभू, ये सारे कवि हेमचंद्र तक आप देखेंगे, ये कहाँ के हैं? ये आदिकाल के कवि हैं, ये आदिकाल के कवि हैं। स्वयंभू क्या है? अपभ्रंश का प्रथम कवि अगर पूछे तो आप किसको बताएंगे? स्वयंभू को बताएंगे। अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। और इनको क्या उपाधि मिली? अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास दोनों कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास पूछे तो आप लोग कहेंगे स्वयंभू। और इनकी रचनाएं भी हैं, जिसमें राम का सर्वप्रथम वर्णन मिला। अगर पूछे कि राम का प्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो पौंचर्यू रचना है। पौंचर्यू, इसमें क्या है? राम का वर्णन है, जिसमें क्या होता है? बाद में सीता जी किस धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? सीता जी जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, मतलब जैन धर्म स्वीकार कर लेती हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पौंचर्यू में सीता जी किस धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, बाद में किस धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो वो जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। इसके बाद देखते हैं स्वयंभू मतलब यहाँ क्या है? वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। फिर आते हैं पुष्पदंत। अगर पूछे स्वयंभू को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आप लोग क्या कहेंगे? राम कुमार वर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध आलोचक है, निबंधकार है राम कुमार वर्मा। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके बाद हैं पुष्पदंत भी आदिकाल के कवि हैं, और इनको प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुण्य को, इन्हीं को पुष्य या पुण्य भी कहते हैं कि इन्हीं का नाम पुष्य या पुण्य है। तो इनको प्रथम कवि कौन मानता है? तो वो है शिव सिंह सेंगर। ये क्या कहते हैं कि पुष्पदंत जो पुष्य या पुण्य है, वही हिंदी के प्रथम कवि हैं। अब इनको क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति। यहाँ कैसे याद रखेंगे कि वाल्मीकि व्यास भवभूत, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि वाल्मीकि व्यास भवभूत किसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना दंत, यहाँ से भूत कर लीजिए। जो भूत होते हैं, हम देखते हैं उनके दांत कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, फिल्मों में दिखाया जाता है। भूत तो हमने देखा नहीं है, लेकिन जो फिल्मों में दिखाते हैं तो दांत क्या होता है? ऐसे बड़े बड़े निकाल देते हैं। तो अगर भूति पूछे तो आप कहेंगे पुष्पदंत।
इसके बाद है भाखा की जड़। भाखा की जड़ पुष्प कहाँ होता है? जड़ में। पहले जड़ से तो निकलता है ना, बिना जड़ के कोई भी पेड़ पौधा कैसे होगा? तो जड़ पहले होगा, फिर जाके पुष्प खिलेगा। तो पुष्पदंत किसकी? पुष्पदंत भाखा की जड़ जो उपाधि है किसकी है? पुष्पदंत की। फिर है अभिमान मेरु, और जिसके पास पुष्प है उसके अंदर अभिमान भी आ जाता है, जिसको पुष्प चढ़ाते हैं अभिमान हो जाता है। ऐसे याद रख लेंगे। फिर क्या है? हेमचंद। ये भी प्राकृत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनको प्राकृत का क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने कौन सी रचना लिखी? प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण लिखा, इसीलिए इनको क्या कहा गया? प्राकृत का पाणिनि। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाणिनि कौन था। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण थे, और उन्होंने संस्कृत का जो व्याकरण है उसको व्यवस्थित किया, और अष्टाध्यायी नामक रचना लिखते हैं। तो इसीलिए सबको इनको प्राकृत का पाणिनि कहा गया। अगर पूछे हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है तो किसको कहेंगे? हिंदी का पाणिनि अगर पूछे, हिंदी का पाणिनि अगर पूछ रहा है तो आप किसे कहेंगे? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल है कि कामता प्रसाद गुरु? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं देख के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। और प्राकृत का पाणिनि हो गया। इसके बाद इनकी रचना कौन सी है? हेमचंद्र। एक है हेमचंद शब्दानुशासन, एक रचना है हेमचंद्र शब्दानुशासन। और जो हेमचंद थे, पूछा जाता है कि किसके आश्रय में रहते थे? किसके आश्रय में रहते थे? तो जय सिंह, और उन्हीं के भतीजे थे कुमारपाल। जय सिंह इन्हीं के क्या थे? भतीजे थे। इन्हीं के भतीजे थे कुमारपाल। और कुमारपाल के चरित्र का वर्णन उन्होंने कुमारपाल चरित्र नामक रचना लिखकर किया था। ये 2016 पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हेमचंद किसके आश्रय में रहते थे? ऑप्शन में जय सिंह भी था और कुमारपाल भी था। तो बाद में उसको आयोग क्या करता है? उस ऑप्शन में दोनों को मानता है, जय सिंह को भी और कुमारपाल को। तो हम इसको याद रखेंगे। इसके बाद है नंददास। नंददास पूछे किस काल के कवि हैं? तो नंददास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रय काव्य के कवि हैं। और नंददास क्या था? नंददास के गुरु कौन थे अगर पूछे? नंददास किसके शिष्य थे? तो आप लोग याद रखना कि अष्टछाप की स्थापना किसने करी थी? पहले इसको जान लीजिए। 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने 1565 में विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। जिसमें कितने अष्ट मतलब 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8 कवि थे। और 8 में जो 4 कवि थे वो इसके वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के थे, और 4 जो थे वो विठलनाथ के शिष्य थे। आप लोग इस बात को याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के थे। जो नंददास है वो किसमें आते हैं? वो विठलनाथ के शिष्य में आते हैं। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे गोचीचंद ऐसे याद कर लेंगे। तो गो से है गोविंद स्वामी, याद रखना।
कभी कभी गोविंद दास भी दे देता है। तो आप लोग इन छोटी छोटी चीजों को याद करके चलिएगा कि गोविंद स्वामी है, दास नहीं है, क्योंकि हम नंददास, सूरदास, परमानंद दास इसी फ्लो में आके कर देते हैं कि गोविंद दास होगा। तो गोविंद दास नहीं है, गोविंद स्वामी है। इसके बाद छी से क्या हो जाएगा, छीत स्वामी, छीत स्वामी। और चा से क्या हो जाएगा, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। और ना से क्या है, नंददास। तो नंददास अगर पूछे किसके शिष्य थे तो विठल नाथ के थे। अगर वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उसमें पूछे तो एक थे, पहले जो थे कुंभन दास, इसके बाद सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ये 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये 4 जो थे वो विठल नाथ के। और इनको क्या कहा जाता है, गढ़िया और जड़िया कवि, गढ़िया और जड़िया कवि क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती थी, जो शब्द होते थे वो बहुत ही सटीक रहते थे, तर्क की कसौटी पे कस के रहते थे, कुछ भी ऐसा नहीं रहता था। इसीलिए इनको कहा गया नंददास, नंददास जड़िया और कवि गढ़िया। और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वही लिखते हैं अपनी अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने कहा है। और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। जैसे कोई चीज है, कोई आभूषण ये गढ़ दिया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उस पे स्टोन वगैरह एकदम जड़ा जाता है तब जाके वो लोगों को आकर्षित करता है। तो उन्होंने, शुक्ल ने यही कहा कि और कवि जो हैं ऐसे ही गढ़ देते हैं, लेकिन नंददास जो हैं अपनी शब्दों को, अपने शब्दों को, अपनी भाषा को एकदम से सजा के प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में हर विद्यार्थी, हर हिंदी के स्टूडेंट को पता होगा। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछे हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो हम किसे कहेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहेंगे। और ये किस युग के कवि हैं, ये भारतेंदु युग के कवि हैं और इन्हीं के नाम पे ये नामकरण हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग नाम पड़ा। इनको भारतेंदु की उपाधि दी जाती है, लेकिन याद रखना भारतेंदु की जो उपाधि है वो कब दी गई और किसने दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी को नहीं पता होता है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि 1880 में सभी को पता होगा कि भारतेंदु का जो जन्म है 1850 में होता है और मृत्यु कितनी में, 1885 में हो जाती है। कितने साल रहते हैं, 35 साल मात्र ये जीवित रहते हैं। और उतने में ही इन्होंने बहुत कुछ अपना योगदान दिया हिंदी के क्षेत्र में। और स्त्री शिक्षा या फिर विधवा समस्या हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी लेखनी चलाई। तो 1880 में एक पत्रिका थी सार सुधा निधि सार सुधा निधि। इसी में एक लेख प्रकाशित होता है जिसमें थे सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी और एक थे पंडित रघुनाथ, पंडित रघुनाथ, पंडित रघुनाथ और रामेश्वर व्यास, रामेश्वर व्यास। यही 3 लोगों ने एक लेख निकाला जिसमें जिसमें हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से सम्मानित किया, भारतेंदु की उपाधि दिए। भारतेंदु की रचनाएं बहुत सारी हैं। ये मात्र 35 वर्षों में ही इतनी सारी रचनाएं कर दी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए इनको बहुत ही सम्मान मिला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से सम्मानित किया जाए। अगर इसको हम अलग करेंगे तो भारत प्लस हो जाएगा इंदु, भारत प्लस इंदु। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची है इंदु। तो मून ऑफ इंडिया भी हम इनको कह सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले
मून ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो हम किसे कहेंगे, भारतेंदु को कहेंगे। रसा, ये रसा उपनाम से भी कविताएं लिखते थे। रसा उपनाम से ये उर्दू में कविताएं किया करते थे। और इनकी कुछ पत्रिकाएं भी हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। एक है काव्य वचन सुधा, काव्य वचन सुधा। इसका प्रकाशन 1868 में होता है। कितना? 1868 में। और ये क्या थी? मासिक, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक, ये तीनों में निकलती थी। मासिक भी थी, मतलब महीने भी निकलती थी, महीने में भी, और पाक्षिक ये 15 दिन पे भी निकलती थी। साप्ताहिक मतलब साप्ताहिक, सप्ताह में भी निकलती थी। दूसरी इनकी थी हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र मैगनीज, मैगनीज याद रखना। मैगजीन, मैगनीज, मैगजीन, आप लोग मैगजीन होगा, मैगनीज, मैगजीन। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन होता है। हरिश्चंद्र मैगजीन सही है, क्योंकि मैगजीन का हिंदी ही पत्रिका होगा, तो हम क्या करते हैं, यही होता है, कंफ्यूज होते हैं। मैगजीन को मैगजीन, मैगनीज कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। एक थी हरिश्चंद्र मैगजीन, और एक और पत्रिका जो इम्पोर्टेंट है, बाला बोधनी। क्या है? बाला बोधनी। ये बाला बोधनी जो थी किसकी? स्त्री शिक्षा के से संबंधित थी, जिसमें स्त्री शिक्षा और उनके सुधार के बारे में मिलता है। हरिश्चंद्र के बारे में जितना भी पढ़े उतना ही कम है। इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो उनकी जितने भी उनसे संबंधित तथ्य हैं सबको उसमें बताएंगे। हमने यहाँ तक देख लिया, और भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनके उपनाम हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो गया। चाहती तो मैं सीधा सीधा आप लोगों को बता देती कि ये उपनाम है, ऐसे ऐसे है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो डिटेल में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही डीप कर दिया गया है। इसलिए जो भी पढ़ेंगे हम डीप पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।